अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। आज आर्मी चीफ भी अमेरिका रवाना होंगे और वो 2 दिन का उनका दौरा है। सेंटकॉम का जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ जाएंगे। लेकिन हमारे लिए इस वक्त जो अहम मामला इधर जिस पर बात करेंगे वो ये है कि जो इंडिया पर टैरिफ 26-29 करते करते 50% जो लगा दिया है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर क्या होगा और पाकिस्तान के हवाले से रिएक्शन क्या आ रहा है। उससे पहले हम बात करेंगे जो मामला आज स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक तरीके से हतमी बात सामने ले आए और उसका ताल्लुक़ है पीटीआई से। पीटीआई के जो मेंबरान हैं, जो उनके पास 3 मेजर पोस्ट थी नेशनल असेंबली में, जो अपोजिशन लीडर की, पार्लियामेंट्री लीडर की और डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर, यानी उमर अयूब, ज़रताज गुल और अली चट्ठा साहब, इन सब को स्पीकर साहब ने आज घंटे भर का इजलास था बस, और उन्होंने उसमें ये अनाउंस किया कि ये दे सीज टू बी मेंबर्स, ये डिस्क्वालीफाई हो गए। टोटल हैं 5 पीटीआई के मेंबर्स जिनको उन्होंने कहा हम डिस्क्वालीफाई किया है। उन्होंने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नोटिफिकेशन है अगस्त 5 की, जिसके हवाले से जिसका हवाला देके स्पीकर साहब ने कहा दे आर नो लॉन्गर मेंबर्स ऑफ द असेंबली। और ये कहा गया कि आप अपने नए जो मेंबर्स हैं इस पोजीशन के होंगे होल्डर्स, यानी कि अपोजिशन लीडर वगैरह, उनके नाम दें। तो ये बताया गया कि जी हम नाम नहीं देंगे। इमरान खान साहब की तरफ से ये थी बात कि जी इनका और किसी का नाम नहीं होगा, यही रहेंगे हमारे अपोजिशन लीडर और पार्लियामेंट्री एंड डिप्टी पार्लियामेंट्री। लेकिन जो असेंबली में आज हो उसके बाद तो लगता है नहीं रह सकते, जाहिर है। और इस वक्त अब गिनती अगर आप देख लें नेशनल असेंबली की, तो इनके पास, पीटीआई के पास 82 थे, तो 82 में से अब 6 निकाल लें तो इस वक्त दे हैव 76 मेंबर्स, 76 मेंबर्स उनके रह गए, पीपल्स पार्टी के 74, 125 पीएमएलएन के। इसी तरीके से पीटीआई के मेंबर डिस्क्वालीफाई हुए हैं, 2 सेनेटर्स भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जिससे कि इनकी जो सेनेट के जो थे अपोजिशन लीडर शिबली फराज साहब, वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। पंजाब असेंबली से पीएमएलएन के, पीटीआई के 5 मेंबर्स हैं जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो मई 9 का जो केस चल रहा था नाज़रीन, और मई 9 के हवाले से जो एक ये बात हमेशा सामने थी कि पार्टी इस वक्त इसके बाद कितनी सरवाइव कर पाएगी, क्या होगा। और फैसलों के हवाले से भी कहा जाता था कि जी इतना जो एविडेंस है उस पर फैसले दें। तो फैसले जो आए हैं एटीसी के बाद, अब ये अपने इलेक्शन कमीशन का और नेशनल असेंबली का जो एक्शन है वो भी हम आपके सामने ले आए हैं। आज नेशनल असेंबली में बताया जाता है कि पीटीआई के बहुत कम मेंबरान थे, उनके जो मेजर लीडर्स हैं वो तो थे, जिसमें असद कैसर साहब भी थे, बैरिस्टर गौहर भी थे, अली मोहम्मद भी थे, लेकिन मोस्टली और कम थे बहुत, और अंदर कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं हुआ नेशनल असेंबली में जब ये अनाउंसमेंट हुई। उसके साथ साथ जो 5 अगस्त का इनका था एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की थी नेशनल लेवल पर। ये दिलचस्प बात है कि सलमान राजा साहब ने खुद कहा है कि पार्टी के मैं अंदर ये मामला उठाऊंगा और देखूंगा कि भाई क्यों नहीं ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुई। उन्होंने कहा अच्छी थी पार्टिसिपेशन, लेकिन वाई डिडंट पीपल टर्न अप, ये उन्होंने 6 तारीख को बात की। तो अगर हम ये कहें कि स्ट्रीट जो प्रोटेस्ट हैं उसमें भी मामला मांद पड़ा है, और पार्लियामान में भी देखिए ये फैसला आ गया सामने। और उसके साथ साथ आज पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मीटिंग हुई है नेशनल असेंबली में, इन्होंने पीटीआई ने की, वहाँ भी एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई। वहाँ शेर अफजल मरवत साहब मौजूद थे, जिनको आपको मालूम है बहुत से लोग आके यहाँ कहते रहे कि नहीं वो अब पार्टी में नहीं है, और इमरान खान साहब ने भी कहा पार्टी में नहीं है। आज शेर अफजल मरवत साहब पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में बैठे थे और उनको ये कहा गया मेंबरान की तरफ से कि अच्छा अब आपको हम वापस लेके आते हैं पार्टी में, बस अब इमरान खान साहब से हाँ की ज़रूरत है। और उसमें ये भी पूछा गया उनसे कि भाई आप पार्टी के ख़िलाफ़ क्यों बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 रोज़ पहले कहा कि पार्टी की जो लीडरशिप है मौजूदा वो बिल्कुल फेल होगी और 1.5 साल में इन्होंने कुछ नहीं अचीव किया। उसके जवाब में मरवत साहब ने कहा भाई आप मुझे अटैक करते हैं, मैं आपको अटैक करता हूँ। तो पीटीआई की इस वक्त सूरत हाल में हिकमत अमली क्या होगी। हमने सेनेटर अली ज़फ़र साहब जो कि फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी हैं, पार्टी के बड़े एक सीनियर रुकन भी हैं और इमरान खान साहब के
ख़ास कॉन्फिडेंट भी है। सुनने में यह आया कि जो अगली स्ट्रैटेजी बनेगी उसमें इनका रोल होगा बड़ा। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, वेलकम टू द शो। और हम ये भी कहते चलें अली ज़फ़र साहब कि आपकी पार्टी में से तो कोई नहीं कह रहा कि 14 अगस्त को एक और आपका होगा, मुजाहरा होगा, प्रोटेस्ट होगी। अच्छा, तो अली आपने ये सुन लिया कि आपकी पार्टी में से तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये कह रही है इमरान खान साहब की बहन, जो कि अपनी बहनों के थ्रू इमरान खान साहब का पैगाम उनको भी मिला होगा कि 14 अगस्त को करना है। तो बहुत से सवाल आते हैं। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि आपके 2 मेंबर्स ने वहाँ पेशावर हाई कोर्ट में ज़रूर दरख्वास्त दी थी इस ATC के डिसीजन के ख़िलाफ़, लेकिन और पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कोई ज़्यादा इस पर अभी आप अमल ना करें, मेरा ख्याल है शिबली फराज साहब और एक और, लेकिन अमल तो हुआ इस पे पार्लियामान की तरफ से। आप देखिए स्पीकर साहब ने तो ऐलान कर दिया। बताइए व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी ऑन दिस पर्टिकुलर इशू? देखिए, मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बताऊं, पहले कानूनी और आईनी पोजीशन क्या है इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है इसमें डिस्क्वालीफाई किया गया। आइन में लिखा हुआ है कि अगर कोई अदालत जो है वो एक फैसला सुना दे और किसी को सजा हो जाए उस फैसले के तहत, तो फिर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्क्वालीफाई कर सकता है। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक आइन में कदगन लगाई है और उसके बाद अदालत उज़्मा ने भी उसके ऊपर कुछ फैसले दिए हैं। इसमें ये कहा है कि सिर्फ अगर ट्रायल कोर्ट आपको सज़ा दे देता है तो वो सफिशिएंट नहीं है, यानी वो उसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं आपको कर सकता डिस्क्वालीफाई। आपकी अगर फाइनल हो जाए फैसला, यानी कि आपकी अपील भी या जो पिटीशन आपने फाइल की है उस फैसले के खिलाफ अगर वो भी खारिज हो जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट भी अल्टीमेटली उसको खारिज कर दे और वो बिल्कुल फाइनल हो जाए और कोई मजीद नहीं उस पर फैसला कर सकती, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको समझेगी और वो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। इस केस में ये हुआ, इन सारे केसों में ये हुआ कि कन्विक्शन तो ट्रायल कोर्ट ने की, लोगों ने अपीलें भी फाइल कर दी, पिटिशनें भी फाइल कर दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बजाय इसके कि इंतजार करें कि वो फैसला फाइनल हो जाए, उन्होंने फटाफट ये डिस्क्वालिफिकेशन कर दी। आपकी हिकमत अमली क्या होगी इसमें? अली, ये तो क्लियर हो गया, आपने भी बयान कर दिया, इन्होंने कहा जी हमने 63(1) के तहत किया है, बट आपके सामने एक फेत कंपली आ गया ना, इन्होंने अनाउंस कर दिया जी ये डी-सीट कर दिए गए हैं। अब आप क्या करेंगे? मतलब उनको ज़बरदस्ती तो वापस आप नहीं बिठा पाएंगे। हिकमत अमली क्या है आपकी? जब हिकमत अमली 2 प्रॉन्ग अटैक है, 2 किस्म की स्ट्रेटजी है। एक तो ये कि अदालतों के पास, पेशावर हाई कोर्ट के पास मसलन वापस जाएंगे और मुख्तलिफ अदालतों में वापस जा रहे हैं, जहां उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि ये जो फैसला है स्पीकर का या चेयरमैन सेनेट का, जिसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन और बाकी जो डिप्टी लीडर्स हैं उनको एक तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, उतार दिया गया है, तो वो फैसला जो है उसको सस्पेंड किया जाए। और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि जो कन्विक्शन है उसको भी सस्पेंड करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर कन्विक्शन सस्पेंड हो गई या ये फैसला सस्पेंड हो गया स्पीकर का, तो ये फिर एक तरह से पोस्ट वेकेंट रहेगी। जब तक ये ऑर्डर हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से नहीं आता, तो फिर आपको इन द मीन टाइम हो सकता है कि आपको ये जगह खाली ना रख सकें और हमें कोई ऑल्टरनेट भी देना पड़े, सब्जेक्ट टू जो फैसला आएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से। तो मेरा ख्याल है कि ये 2 प्रॉन्ग अटैक है। ये नहीं हो सकता कि लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर पीटीआई से छीन लिया गया है तो पीटीआई से लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोस्ट ही छीन ली जाएगी। हम सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी और पंजाब में भी सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन और डिप्टी लीडर्स तो हमारे ही होंगे। अच्छा, इसका मतलब आपके यू विल बी अंटिल दिस लीगल थिंग इज इन रिजॉल्व, तो -5 आप होंगे पंजाब में, -5 आप रहेंगे नेशनल असेंबली में और -2 इन द सेनेट, लेकिन आप कह रहे हैं पोस्ट जो आपके पास हैं वो आप रखेंगे। ठीक है जी, जरा आगे चलते हैं इस पे। जो मामला है शेर अली मरवत को वापस लाने का, उसमें क्या ये डिसीजन पार्टी ने कर ली है? शेर अफजल मरवत
पहले भी खान साहब ने ही किया था कि वो वापस आ रहे हैं पार्टी में, या उनको निकालना है या नहीं निकालना। और ये अब वापस लाने का या कोई रास्ता उनका निकालने का वो खान साहब ने फाइनल फैसला करना ठीक। है। पार्टी रिकमेंड जरूर कर सकती है, और मरवत साहब के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो समझते हैं कि वो उनको पार्टी में शामिल होना चाहिए, और उनका किरदार एक बड़ा अहम है, ठीक। स्पेशली आजकल के ज़माने में। तो अगर वो खान साहब इस पे एग्री करेंगे तो यकीनी तौर पे वो वापस आ वो जाएंगे। वापस आएंगे। अच्छा, तो ये 5 अगस्त का आपका आपके खुद सलमान अकरम राजा साहब को मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये फरमाया कि जी वी विल फाइंड आउट व्हाई दिस वाज़न्ट मोर सक्सेसफुल, ज़्यादा लोग क्यों नहीं निकले। अच्छा, और अब आपने साथ 14 का भी कह दिया कि भाई 14 को भी करेंगे, तो एक्चुअली आपका इरादा क्या है? क्योंकि स्ट्रीट पार्क केपी में तो लोग निकले बहुत, और शहरों में वीक थी शोइंग। ये देखें, ये तो बात, ये तो हकायक तो सामने है कि कितने लोग निकले कितने नहीं निकले, उस पर तो डिबेट करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे लोग निकले तशद्दुद के बावजूद। हालांकि बड़ा मेजर क्रैकडाउन था, जी। लेकिन बावजूद लोग निकले। और जो खुशाइन बात है वो ये है कि इस पूरे एहतजाज में हमारी तरफ से, पीटीआई की तरफ से जो लोग निकले वो पुरअमन थे, और किसी किस्म का ऐसी वो जो खदशात हुकूमत बार बार कहती थी या इल्ज़ाम लगाती थी कि कोई तोड़ फोड़ होगी, वो नहीं हुई। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जितने लोग निकलने चाहिए थे शायद नहीं निकल सके, और उसकी वजह भी एक बड़ी वाज़ेह है, और वो ये है कि पंजाब में इतना मैसिव क्रैकडाउन जी है। बिल्कुल, वो एक पॉलिसी है, क्रैकडाउन हमेशा करते हैं। मुझे बताएं 14 अगस्त को क्या है? अलीमा क्या कह रही हैं, अलीमा साहिबा? और आप लोगों की तरफ से कोई इस पे 14 अगस्त पे बात नहीं हुई, एक्चुअली क्या होगा 14 अगस्त को? एक्चुअली तो खान साहब की तरफ से हदायत आ गई है। उन्होंने कहा है कि ये मूवमेंट चलती रहेगी, और जिसका पहला पार्ट जो था वो 5 अगस्त था, दूसरा उसका जो हिस्सा है वो 14 अगस्त होगा, और उसके बाद भी मजीद डेट्स वो देंगे खान साहब, उसके मुताबिक तैयारियां होंगी। तो मेरा ख्याल है 14 अगस्त की तारीख तो है ठीक। जिसपे एहतजाज करना है। एहतजाज और करेंगे आप लोग? जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम बात करेंगे कि जो इंडिया पर टैरिफ लगाया अमेरिका ने, उसका पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट है, पाकिस्तान में क्या सोच है। स्टे विद अस। हम बात करेंगे इस वक्त जो अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हो रही है, ट्रेड वॉर दैट इज गोइंग ऑन। ट्रेड वॉर क्या, जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो तहिया किया हुआ इस वक्त के साथ छेड़छाड़, और फिर बड़े सीरियस वो स्टेप्स भी लेते हैं। अब 50% अगर आप देखें जो टैरिफ लगाया है इनके इंडियन गुड्स पे, उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो है वो 29 है, और बांग्लादेश 37 है, इजराइल 17 है, जापान 24 है, अंगोला 32 है, यानी सो एंड सो फोर्थ। तो इंडिया जो है उस पर 50% कर दिए टैरिफ, और दैट इज़ अ मेजर ऑब्वियसली रेज इन टैरिफ, और ये टैरिफ वॉर ही समझे। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से वो कह रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर कि जी नहीं, हम अटल खड़े रहेंगे, हम अपने जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनके साथ हैं, किसानों के साथ हैं। तो वो उसको एक नेशनलिस्ट रंग दे रहे हैं, और यानी कि कह रहे हैं कि अमेरिका हम पर किस तरह धौंस जमाएगा, हम तो अपनी पोजीशन पर अड़े रहेंगे, जिससे हमने तेल लेना है हम लेंगे। मसलन रशिया के हवाले से अमेरिका नाराज़ है कि आप रशिया से तेल ले रहे हैं, ना कि तेल इंपोर्ट करते हैं, आप उनका लेके इंपोर्ट करके फिर आप मार्केट में बेचते हैं उसको रिफाइन करके। तो वहाँ जंग जारी है। पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा नुकसान या है भी या नहीं? राना एहसान अफजल हमारे साथ हैं, कोऑर्डिनेटर ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया राना एहसान हमसे बात करने के लिए। और शब्बर जैदी साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और शब्बर जैदी साहब, जैसे आपको मालूम है, इंडस्ट्री में उनका बहुत एक अपनी ताल्लुकात हैं, समझ बूझ है, तो उनसे हम बात करते रहते हैं। और जावेद भलवानी, प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भी हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा बताएं राना एहसान साहब, क्या पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है? वेरी क्विकली, व्हाट इज द पॉलिसी लेवल डिस्कशन गोइंग ऑन दिस इशू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, पाकिस्तान ने पूरे खित्ते में जो अमेरिका ने जितने भी टैरिफ लगाए वो रीजन वाइज लगाए, और इस रीजन में जो कि एशियन रीजन है उसके अंदर पाकिस्तान को 19% टैरिफ मिला, ठीक। जो कि खित्ते में लोएस्ट है। आपने बांग्लादेश, आपका कंपटीशन है टेक्सटाइल में, उसको 20% है, इंडिया को 25 लगाया और फिर 25 और लगा दिया। तो इंडिया की तकरीबन $80 बिलियन की यूएस को एक्सपोर्ट्स हैं और $30+ बिलियन का उनका ट्रेड सरप्लस है। ठीक। तो उसके अंदर $8 बिलियन की जो इंडियन एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल की है। अगर फौरी तौर पे देखा जाए तो ये यहाँ बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज जो है पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को मिल जाता है, और बहुत सारे मुमकिन तौर पे जो ऑर्डर्स हैं वो पाकिस्तान के तरफ शिफ्ट हो सकते हैं अगर ये रिटेन रहता है। वैसे तो अगर 25% भी हो तो तब भी हमें 6% का एडवांटेज है, जो कि बड़ा बेनिफिट देता है हमारे एक्सपोर्टर्स को। तो हम समझते हैं डेफिनेटली अगर रीजन में हमारा जो कंपटीशन है एक्सपोर्ट का टू द यूएस मार्केट, तो अगर वो डिसएडवांटेज में है तो उसका एडवांटेज पाकिस्तानी एक्सपोर्टर अच्छा लेगा। ठीक है, आपने बड़ी क्लियरली एक स्पेसिफिक बात की है। मैं चाहती हूँ शबर जैद साहब इस पर जरा क्विक कमेंट कर दें। शबर जैद साहब, आप भी क्या इसको इस तरह बड़ी क्लियरली देखते हैं कि ये इक्वेशन बन गई कि उन पर ज्यादा टैरिफ लगा तो पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कंपेटिटिव एडवांटेज मिल गया? इज दैट सो जी? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बात। जब आपका जो कंपेटिटर है वो एक्चुअली 3 या 4 कंट्रीज हैं, तो हर एक कंट्री का एक शेयर होता है। जब आपका शेयर, इंडिया का शेयर कम होगा तो उसका एडवांटेज उन कंट्रीज को मिलेगा जिनका टैरिफ रेट कम है। तो पाकिस्तान का टैरिफ रेट कम है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को उसका बुनियादी फायदा शबर मिलेगा। जैदी साहब, आप दूसरी बात इंडस्ट्री जो को, सॉरी शबर जैदी साहब, आप इंडस्ट्री को जानते हैं क्या? इंडस्ट्री इज इट इन अ पोजीशन टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस ओपनिंग? देखिए, बात यह है कि इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास ये में बिल्कुल हकीकत है कि हमारे पास वैल्यू एडिड में इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं है, मगर नॉन वैल्यू एडिड जो आइटम है जैसे बेड शीट है और होम टेक्सटाइल है और बाकी चीजें हैं, उनमें हमारे पास गुंजाइश है और हम इसमें बड़ी आसानी से 6 से 7 या 8 बिलियन डॉलर ऐड कर सकते हैं। ये आपको जावेद बिलवानी साहब अभी आएंगे, वो बता देंगे कि मेरे हिसाब से नॉन वैल्यू एडिड में मैं 5 से 7 बिलियन की एडिशनल डिमांड देख रहा हूँ यूएस की तरफ। जी, तो राना एहसान साहब, ये कितनी जल्दी विल इट ट्रांसलेट इनटू समथिंग कॉन्क्रीट? देखिए, अभी तो मेरे ख्याल से जब ये 50% इन्होंने टैरिफ लगाया तो उसको 21 दिन का टाइम था, तो उसमें से चंद दिन गुजर गए। देखिए, इट इज येट टू बी सीन के फाइनल निगोशिएशन इंडिया और यूएस की कहाँ पहुंचती है, लेकिन अगर आप उसको साइड पे भी रख लें तो पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं यूएस मार्केट में, वो बुलिश हैं। मेरी फैसलाबाद के अंदर काफ़ी एक्सपोर्टर्स से बात हुई और वो समझते हैं कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान के वो अपनी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है और जो दीगर एक्सपोर्ट है उसको इन्हांस करें। तो मैं तो समझता हूँ कि जब ये ओवरऑल जब टैरिफ सेटल ऑलरेडी जो है वो ऑर्डर्स वगैरह और इंक्वायरीज पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को आना शुरू हो गई हैं, तो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ कपल ऑफ मंथ्स वी विल सी कि हमारी जो कोई अगर आइडल कैपेसिटी जो है वो मौजूद है टेक्सटाइल के अंदर तो वो यूटिलाइज हो जाएगी और हम एक्सपोर्ट्स जो है उसमें इजाफा देखेंगे। अच्छा, ये आपने दो अहम बातें की हैं। आपने कहा है कि ऑलरेडी इंक्वायरीज आना शुरू हो गई हैं, इज दैट सो? और यानी कि ये हतमी बात है कि एक्चुअली मुसद्दिका बात है कि इंक्वायरीज आना शुरू हो गई पाकिस्तान को? दूसरी तरफ आपने कहा कि अगर आइडल कैपेसिटी है, कैपेसिटी के हवाले से पिछली हुकूमत में ये था कि जी बहुत कैपेसिटी बढ़ी है, तो ये क्या अब एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअली इंडस्ट्री ने आपको ये कन्वे किया कि कैपेसिटी है और जो ये ओपनिंग है इसका एडवांटेज लिया जा सकता है फौरी तौर पे? देखिए, बिल्कुल कैपेसिटी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। जो बहुत सारी आपकी कैपिटल गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट होती रही हैं और मशीनरी की जो इंपोर्ट है उसमें पिछले 2-3 सालों में, बल्कि पिछले 5-6 सालों में एक अच्छी अमाउंट इन डॉलर आउटफ्लो आपकी होती रही है। तो मैं तो ज़रूर समझता हूँ कि ये एक टेक्सटाइल सेक्टर कम अज़ कम इट इज़ रेडी टू पिच इन इमीडिएटली
अगर उनको इमीडिएट orders ज्यादा एडवांटेज मिलते हैं जिस देने का। अच्छा, ब्रेक लेते हैं हम नाज़रीन, ब्रेक के साथ गुफ्तगू को जारी रखते हैं। हमें जावेद भलवानी साहब ने भी ज्वाइन किया। आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। हमारे साथ जावेद भलवानी साहब भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, प्रेसिडेंट है कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के। और इससे पहले आप सुन रहे थे कि राना एहसान साहब और शब्बर जैदी साहब दोनों कह रहे थे कि बिल्कुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ ऑल सेट टू गो, और ये कि एडवांटेज उनके कहने के मुताबिक फौरी तौर पे लिया जा सकता है जो इंडिया पर टैरिफ बढ़ाया है। अगर 50 से कम भी करें फिर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू राना एहसान साहब, इनको इंक्वायरीज वगैरह आ रही हैं अमेरिका से, एडिशनल इंक्वायरीज। जावेद भलवानी साहब, क्या आप भी इसको इस तरीके से देखते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री इज ऑल सेट टू गो टू टेक एडवांटेज? इंडिया का टैरिफ अगर 50% रहता भी है तो इंडिया के 50% टैरिफ रहने के बावजूद हमको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, वो टेक्सटाइल पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है कि नहीं होता, और यहाँ बनता है कि नहीं बनता। क्योंकि हर कंट्री की जो टेक्सटाइल की आइटम फिक्स है, बहुत कम कंट्री से वो टेक्सटाइल की बहुत बड़ी रेंज है उनके पास, मगर ज्यादातर कंट्रियां वो हैं जिनकी टेक्सटाइल की आइटम फिक्स है, वो वही आइटम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक। तो इस तरह वियतनाम की रेंज बड़ी है, बांग्लादेश की रेंज बड़ी है, क्योंकि वहाँ के बांग्लादेश और वियतनाम के अंदर जो है वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज और गवर्नमेंट की सब जो फैसिलिटीज हैं और गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव जो देता है एक्सपोर्टर्स को, वो बहुत कम कंट्री देते हैं जो बांग्लादेश और वियतनाम। जी जी। तो पाकिस्तान के अंदर क्या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। हमारा तो अगर ये अमेरिका 10% टैरिफ करता तो पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को भी टक्कर जाता, बांग्लादेश वियतनाम को भी टक्करता, चाइना को भी टक्करता। पाकिस्तान का क्योंकि हमारी कॉस्ट 10 से 20% तक का फर्क है मुख्तलिफ कंट्रीज से। मतलब हम जो दाम पे, वो जिस दाम पे 10% मुनाफा कमाते हैं ना, हम उस दाम में माल बेच भी नहीं सकते, कॉस्टिंग भी नहीं है हमारी। ऐसा मामला है, क्योंकि हमारी बिजली महंगी है, हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, हमारा जो है गैस महंगी है, हमारा पानी महंगा है, हमारी लेबर की एफिशिएंसी कम है, हमारे पोर्ट चार्जेस ज्यादा हैं। मतलब हर चीज में हम पीछे हैं उनसे। कोई चीज ऐसी नहीं है जो वो नजर आए कि पाकिस्तान इसमें ज्यादा मजबूत है। तो इसका मतलब जी सॉरी माफ कीजिएगा, इसका मतलब आप कह रहे हैं जो टैरिफ जो है वो काफी नहीं है खुद से बजाते खुद कि आपको कंपेटिटिव बनाए और आपकी मार्केट को बढ़ाए। ऐसा इस बड़ी अहम बात करें भलवानी साहब, आपका जवाब। बातें की, भलवानी साहब से मुलाकातें भी होती हैं, बल्कि मुख्तलिफ जो एसोसिएशन हैं, चेंबर्स हैं, उनसे हम इंगेज करते रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल अगर आप देखें या आप कुछ अरसे तक भी अगर देखें तो पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग है, जो टैक्स रिजीम है, या जो लॉजिस्टिक्स का इन्होंने जिक्र किया, तो वो उसमें हमें डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास एडवांटेजेस भी हैं चीप लेबर के ऊपर। और ये ही वजह है कि अब हम लोग कोई 17.5-18 अरब डॉलर की टेक्सटाइल की हमारी एक्सपोर्ट है, और अभी जुलाई में आपने देखा कि कोई अच्छा इजाफा जो है वो एक्सपोर्ट के अंदर हुआ, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में। तो ये टैरिफ्स तो मजीद हेल्प करेंगे, और मैं जहां ये चैलेंजेस मौजूद हैं वहां हमारी एक्सपोर्ट भी मौजूद है और उसमें इजाफा भी मौजूद है। और हम वी आर वर्किंग विद दीज एसोसिएशंस और इंडस्ट्री के साथ कि हम इन चैलेंजेस में कोई बेहतरी लेके आए और इनमें कोई आसानी पैदा करें। जी जी, तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। जी ऑनगोइंग, लेकिन एक अहम बात है ना जो बड़ा सवाल है, जिस पर आपने फरमाया कि इंडस्ट्री फौरी तौर पे इससे फायदा उठा सकती है। देखिए, बिल्कुल, मुझे जो फीडबैक दिया है उसमें PHMA भी है, प्रेग्निया भी है, वो बिल्कुल बुलिश है, और लोगों को इंक्वायरीज भी आना शुरू हुई हैं। तो ऑर्डर्स जरूर शिफ्ट होंगे इन टैरिफ्स के, अगर ये टैरिफ्स स्टिक करते हैं तब भी, और अगर वो हमारे से ऊपर टैरिफ अगर 4-5% भी किसी का है तो वो एडवांटेज तो है ना पाकिस्तान। भलवानी साहब जी बिल्कुल ठीक। भलवानी साहब, आपको जो एक ओवरऑल आप बात फरमा रहे हैं वो तो ठीक है कि रीजनल में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, चाहे बिजली गैस वगैरह, तो लेकिन ये जो बता रहे हैं राना एहसान, वो कह रहे हैं कि जी इसके बावजूद
सवाल तो हमने उठाया वो यही है ना कि क्या एडवांटेज ले सकती इंडस्ट्री टेक्सटाइल फौरी तौर पे वो अभी रिसेंटली जो एक्सपोर्ट बड़ा राणा साहब जो है काफी इन्वॉल्व रहते हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं और इनकी कोशिश भी होती है कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़े, मगर मैं तो अब 40 साल 35 साल से एक्सपोर्ट का ही बिजनेस करता हूँ और पाकिस्तान हॉजरी एसोसिएशन का 2 दफा सेंट्रल चेयरमैन रहा हूँ, प्रिगमिया का रहा हूँ और पाकिस्तान अपैरल फोरम का भी अभी तक चेयरमैन हूँ। हालांकि कराची चैम्बर का प्रेसिडेंट हूँ और उसको पिछले 10-20 साल से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, सबसे ज्यादा गारमेंट का ही एक्सपोर्ट होता है। अब मसला क्या है कि अभी जो एक्सपोर्ट बढ़ा ना, उसकी रीजन ये है कि जो EFS है ना, इस स्कीम की वजह से आपको दुनिया में यार्न सस्ता मिल रहा था और दुनिया से पैकिंग मटेरियल सस्ता मिल रहा था, दुनिया से एसेसरीज सस्ती मिल रही थी और आप इसकी वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिसपे गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी शुरू की थी और दुनिया के हर मुल्कों में ये फैसिलिटी होती है एक्सपोर्टर्स के लिए। तो वो 10% वैल्यू एडिशन कम से कम करनी थी, तो उसके अंदर यार्न की प्राइस में भी फर्क था और चीजों में भी फर्क था, तो उसमें हमको प्रॉफिट नजर आया। तो बहुत सारे लोग EFS में चले गए और EFS में एक्सपोर्ट बढ़ी पाकिस्तान। अब बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट ने EFS के अंदर भी बैरियर लगा दिया और कहा है कि आप पाकिस्तान का यार्न खरीदें, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, चाहे वो महंगा हो, फिर भी आप खरीदें ये यार्न। मतलब आपको सेल टैक्स भी लगा दिया, वहाँ इनकम टैक्स भी लगा दिया और ड्यूटी भी लगा दी। दुनिया में कहीं नहीं होता एक्सपोर्टर्स के लिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जहां एक्सपोर्टर्स को इनकम टैक्स भी ज्यादा है लोकल से। अच्छा, फिर सोने पे सुहागा क्या है कि एक्सपोर्टर अगर एक्सपोर्ट करता है तो उससे 1% मिनिमम टैक्स लेते हैं, जो अगर आपने नुकसान भी किया तो वो टैक्स आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी मैंने बात की है फाइनेंस मिनिस्टर से, कई दफा बात की है कि ये कैसे हो सकता है कि दुनिया से एक मुल्क बता दें जहां एक्सपोर्टर का टैक्स लोकल बिजनेस करने वाले से ज्यादा होता हो, दुनिया का एक बता दें जहां एक्सपोर्टर नुकसान करे तो भी टैक्स लेंगे उससे। तो ये मेरी तो समझ में नहीं आता, कई जगह पे ऐसी नेगेटिव पॉलिसी है जिसकी वजह से PHA में प्रिगमिया ने तो EFS के लिए लिखा है, TMA ने भी लिखा है, डेनिम एसोसिएशन ने भी लिखा है, बेडवियर एसोसिएशन ने भी लिखा है कि खुदारा EFS को कंटिन्यू रखो, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। तो ये एक एज बहुत अच्छा था। अगर EFS हमको मिले ना तो हम उसमें रेंज हमारी बढ़ सकती है एक्सपोर्ट की मुख्तलिफ क्वालिटियों में, मुख्तलिफ चीजों में, जैसे कि वियतनाम की रेंज बढ़ी है, चाइना की रेंज बढ़ी है, बांग्लादेश की रेंज बढ़ी है, हमारी रेंज छोटी है। हम निट्स के अंदर मेजोरिटी क्या करते हैं, 80% निट्स के अंदर फ्लीस का आइटम जाता है, हुडीज, वो हमारे पूरी चेन उस हिसाब से है तो वो धागा भी वैसा मिलता है, सब चीजें। इस तरह आप डेनिम में हो, इस तरह ये कुछ चीजें हमारी फिक्स हैं, हम वही काम करते हैं। हम बड़ी रेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ कॉटन की क्रॉप अच्छी नहीं हुई, कॉटन का सीड अच्छा नहीं है, कॉटन का लिंक साइज अच्छा नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है पाकिस्तान। गवर्नमेंट ने आज तक मेहनत ही नहीं की। आप मुझे बताएं, सिर्फ कंटेमिनेशन खत्म करने के लिए आज 30 साल हो गए। मुशर्रफ की गवर्नमेंट के अंदर कंटेमिनेशन के लिए मेहनत की गई थी, आज तक कंटेमिनेशन फ्री कॉटन नहीं मिली हमें। आज भी हमको कंटेमिनेशन फ्री वाला कपड़ा बनाना होता तो इम्पोर्टेड यार्न से बनाना पड़ता है। तो आपने बहुत अहम बातें उनकी निशानदही की। एहसान, आप तो आपकी तारीफ भी वो बड़ी कर रहे हैं कि आप बड़े लग के काम करते हैं। वेरी क्विक कमेंट दें कंक्लूडिंग, शो का टाइम खत्म हुआ है, आपका भी पॉइंट आ गया, लेकिन इन्होंने जो फरमाया है वो तो बड़ी अहम नुकात हैं। देखिए, इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है वो दुरुस्त फरमाई हैं और अभी हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे काम कर रहे हैं जिसमें हम यही सिफारिशात रख रहे हैं कि जो एक्सपोर्टर्स पे 2% जो टर्नओवर टैक्स है, जो 1% पहले फिक्स था और फिर 1% एडवांस टैक्स है, कि जब ये नॉर्मल रिजीम में आ गए हैं तो इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो हमारी कोशिश है कि टैक्सेशन को हम बेहतर करें और रीजनली कंपेटिटिव टैक्सेशन एक्सपोर्ट बाय यानी कि एक्सपोर्टर्स को पेनलाइज तो नहीं हमें करना चाहिए बिल्कुल। और मैं एग्री करता हूं कि जो अभी करंट सिनारियो है उसमें एक्सपोर्टर पेनलाइज हो रहा है, जो टैक्स रिजीम है, मैं इससे मुत्तफिक कम अज कम नहीं हूं और हम इसी की कोशिश कर रहे हैं being a representative of the Commerce Ministry। देखें, जहाँ तक इन्होंने EFS की बात की, मैं यहाँ भी मुत्तफिक हूँ कि अगर EFS जो है
वो उसको ख़त्म किया गया। उसकी बहुत ये लंबी डिबेट है कि लोकल इंडस्ट्री के वसाइल थे वो बंद हो रही थी, या जो है उसमें चोरी का एलिमेंट था, मिसयूज़ का एलिमेंट था। तो अगर वो बंद होती है तो हमें बॉन्डेड वेयर हाउस की तरफ दोबारा जाना होगा, DTRE स्कीम की तरफ दोबारा जाना होगा। ठीक। और ये सोल्यूशन नहीं है, तो वी आर इंगेज। अच्छा, मुझे अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है जो सबसे अहम टेक अवे हमारे लिए वो तो ये है ना राना एहसान साहब कि आप जहाँ के एक अपॉर्चुनिटी आई है तो आपको तो फिर ऑन अ वॉर फुटिंग तेजी से रिस्पॉन्ड करना होगा उन इश्यूज के जिन इश्यूज का जो इजहार है इन्होंने किया भुलवानी साहब ने। तो आई गेस बेनिफिट मिलेगा पाकिस्तान को। आई स्टिल स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट, पाकिस्तान विल बेनिफिट आउट ऑफ इट। जी, बट बेनिफिट की स्केल विल डिपेंड आल्सो ऑन द स्पीड एट विच यू रिस्पॉन्ड टू द इश्यूज दैट आर बीइंग रेज्ड। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बुलवानी साहब, शबर जैदी साहब और राना एहसान साहब आपका। आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।